वेलकम टू RS लॉ क्लासेस। आज हम शुरू करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। वैसे देखा जाए तो समाज में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है और महिलाओं की स्थिति सुधारने की ओर बल दिया जाता है और आज महिलाएं काफ़ी अच्छी कंडीशन पे भी पहुंची है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में घरेलू हिंसा जैसे अधिनियम की आवश्यकता पड़ रही है। ये समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ये अधिनियम बनाकर एक उनकी सहायता के लिए एक कदम बढ़ाया है। वैसे घरेलू हिंसा के संबंध में अगर बात की जाए तो बहुत से मैटर सामने आते हैं। अब सभी मैटर्स को पढ़ने के बजाय, उन पर चर्चा करने के बजाय हम अपने जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पर आते हैं, जिस पर मुद्दा होता है बेर एक्ट। हमें बेर एक्ट को याद करना होता है। तो मैंने जब शुरू में आपको प्रोबेशन एक्ट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें हमें याद करनी होती है जब शुरू करते हैं एक्ट। पहला होता है उसका शॉर्ट नेम, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये है इसका शॉर्ट नेम और इसका ईयर है 2005। इसका संख्यांक है 2005 का अधिनियम संख्यांक 43 इसका संख्यांक है और यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था 13 सितंबर 2005 को। इस अधिनियम का उद्देश्य है ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधीन प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। इसका अर्थ ये हुआ, ये अधिनियम महिलाओं के लिए बनाया गया है जो कुटुंब के भीतर होने वाली हिंसा की शिकार होती है। तो यहाँ पर जब आपके पास मुख्य परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य बताइए, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ये महिलाओं के लिए है जो कुटुंब के भीतर होने वाले हिंसा की शिकार होती है, उनसे पीड़ित है। और संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकार, प्रत्याभूत का अर्थ होता है गारंटीड। संविधान ने जो महिलाओं को अधिकार दिया है उससे जो संरक्षण महिलाएं प्राप्त कर रही है उसके लिए ये अधिनियम बनाया गया है और इन बातों से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, जो विषय है, इनसे संबंधित विषयों पर यह अधिनियम बनाया गया है। तो एक बार वापस इसे देखते हैं। ऐसी महिलाएं जो कुटुंब के भीतर होने वाली हिंसा की शिकार है, उनसे पीड़ित है और संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधीन संरक्षण, प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं। हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें जो जो बातें याद रखनी है वो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका शॉर्ट नेम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और इसका ईयर 2005 का है। इसका एक्ट नंबर है 43, 2005 का 43। याद रखने की बात है, ये एक्ट नंबर 2005 है जबकि ये लागू हुआ था 2006 में, इसलिए यहाँ पे 2005 का अधिनियम संख्यांक 43 है। ये अधिनियमित हुआ था 13 सितंबर 2005 को। यहाँ ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं बनता, इसके लागू होने की तारीख महत्वपूर्ण है। 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। इसमें कुल अध्याय है 5 और कुल धाराएं हैं 37। उसका उद्देश्य हमने अभी पढ़ा है, ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अध्याय 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 1 है प्रारंभिक। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। पहली धारा कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरी धारा है परिभाषा की। तो जहां पर ज्यादा परिभाषा, ज्यादा सेक्शंस आएंगे वहां पर पहले सेक्शंस याद करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 जो जनरली सभी अधिनियमों में समान होता है, पहले में संक्षिप्त नाम और दूसरे में परिभाषा। पहला कहता है
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। यहाँ पर 3 बातें हैं। पहला, नाम, हमने नाम शुरू से पढ़ा ही है और अभी भी बार आ गया। और दूसरा है इसका विस्तार। पहले ये अधिनियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, किंतु 2019 में जम्मू कश्मीर के संबंध में संशोधन आने पर यह अधिनियम जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया उस डेट को उसका प्रवृत्त होना माना जाएगा, एनफोर्समेंट माना जाएगा। और यहाँ पर ये तारीख है इसकी 26 अक्टूबर 2006। धारा 2 परिभाषाएं। इसमें कुल 20 परिभाषाएं हैं। हम एक एक करके याद करते हैं। इंग्लिश में जब हम याद करते हैं तो ABCD से इसको आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे यहाँ व्यथित व्यक्ति हिंदी में दिया गया होता है तो इंग्लिश में एग्रीव्ड पर्सन, A फॉर एग्रीव्ड पर्सन, फिर A के बाद BEC, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी जब टाइटल याद करें तो दोनों याद रखें। तो परिभाषाओं में पहली परिभाषा है व्यथित व्यक्ति की, एग्रीव्ड पर्सन की। व्यथित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा की शिकार रही है। यहाँ पर वापस सुनिए, मैं किसी बात को दोहराती हूँ। इसका अर्थ ये है कि बार बार आप जितनी बार उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आपको उसी वक्त याद हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य बात है व्यथित व्यक्ति, इसमें महिला है ना कि पुरुष। महिलाओं के लिए बनाया गया अधिनियम तो ऑब्वियसली महिलाएं व्यथित व्यक्ति होगी। अब व्यथित व्यक्ति ऐसी जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है। यहाँ घरेलू नातेदारी की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रत्यर्थी के साथ, प्रत्यर्थी कोई भी हो सकता है, उसके कोई पुरुष व्यक्ति हो सकता है या उसके ससुराल पक्ष में या कोई भी देखा जाए किसी भी जिसके साथ वो महिला रह रही है उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा हो रही है तो उसके साथ उसे प्रत्यर्थी कहा गया। प्रत्यर्थी की परिभाषा भी आगे हम पढ़ेंगे। तो वर्तमान में रह रही है या पहले रह रही थी तो उसके संबंध में बताया गया और वो यह कहती है कि वह प्रत्यर्थी के द्वारा किसी घरेलू हिंसा की शिकार रही है। तो यहाँ पे 2 बातें, एक तो रहना और घरेलू हिंसा की शिकार होना। जब ये 2 बातें आती है तो उसे व्यथित व्यक्ति कहा जाता है। मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है व्यथित व्यक्ति की परिभाषा लिखिए। तो आपको ये वर्ड्स जो मैं बता रही हूँ आपको पूरे लिखने होंगे। अगर आपने ये दोनों ही पॉइंट नहीं लिखे तो यहाँ पूरा आंसर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरे में बताया गया है बालक। तो ए में हमने पढ़ा, पहले में पढ़ा एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन व्यथित व्यक्ति। बी में दूसरी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड। यहाँ बी पे कोई भी परिभाषा नहीं है, सी पे परिभाषा, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑर्डर। तो बालक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, बालक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 18 वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है। तो यहाँ पर सिर्फ 18 वर्ष से कम आयु का लिख देना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी लिखना है इसमें बालक कोई दत्तक बालक आता है, सौतेला बालक भी आता है और पोषित बालक जिसका कोई जिस संरक्षण में रखा जाता है तो उसका पालन पोषण करता है, ऐसा बालक पोषित बालक माना जाता है। तो इसमें आपको दोनों बातें लिखनी है। तीसरी परिभाषा है प्रतिकर के आदेश के संबंध में, सी फॉर चाइल्ड, बी में पढ़ा हमने। अगली परिभाषा है कंपनसेशन ऑर्डर, सी फॉर कंपनसेशन ऑर्डर। प्रतिकर आदेश, प्रतिकर आदेश से धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है। यहाँ पर प्रतिकर आदेश को धारा 22 से कनेक्ट कर दिया क्योंकि धारा 22 में प्रतिकर आदेश के संबंध में दिया गया है। हम जब आदेश के संबंध में पढ़ेंगे, जब घरेलू हिंसा पर मजिस्ट्रेट द्वारा क्या क्या आदेश दिए जा सकते हैं, तो 18 से लेकर 22 तक आदेश पढ़ेंगे। यहाँ पर और भी आदेश आएंगे जिसकी परिभाषाएं उनमें दी गई है। तो प्रतिकर जो दिया गया है वो 22 में दिया गया है। कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005।
वैसे देखा जाए तो समाज में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है और महिलाओं की स्थिति सुधारने की ओर बल दिया जाता है, और आज महिलाएं काफ़ी अच्छी कंडीशन पे भी पहुंची है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में घरेलू हिंसा जैसे अधिनियम की आवश्यकता पड़ रही है। ये समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ये अधिनियम बनाकर एक उनकी सहायता के लिए एक कदम बढ़ाया है। वैसे घरेलू हिंसा के संबंध में अगर बात की जाए तो बहुत से मैटर सामने आते हैं। अब सभी मैटर्स को पढ़ने के बजाय, उन पर चर्चा करने के बजाय हम अपने जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पर आते हैं, जिस पर मुद्दा होता है बेर एक्ट। हमें बेर एक्ट को याद करना होता है। तो मैंने जब शुरू में आपको प्रोबेशन एक्ट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें हमें याद करनी होती है जब शुरू करते हैं एक्ट। पहला होता है उसका शॉर्ट नेम, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये है इसका शॉर्ट नेम, और इसका ईयर है 2005। इसका संख्यांक है 2005 का अधिनियम संख्यांक 43 इसका संख्यांक है, और यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था 13 सितंबर 2005 को। इस अधिनियम का उद्देश्य है ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है। संविधान के अधीन प्रत्याभूत आशा है घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे डी शुरू हो रहा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। यहाँ परिभाषा मुख्य परीक्षा में आ सकती है घरेलू नातेदारी की। हमने धारा जो पहली परिभाषा पढ़ी थी व्यथित व्यक्ति, इसमें पढ़ा था तो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रही है। तो घरेलू नातेदारी क्या होता है इसे हम जानते हैं। घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति के किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य है। अब यहाँ पर एक बार में पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, इसको टुकड़ों में पढ़ना चाहिए। हम टुकड़ों में वापस देखते हैं। घरेलू नातेदारी दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाता है, घरेलू नातेदारी क्या है? दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी। दूसरा, हम उदाहरण के तौर पर पति पत्नी लेकर चलते हैं। वैसे कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पति पत्नी लेते हैं, तो उनके बीच की नातेदारी है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, एक साथ साझी गृहस्थी में रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, पहले पास्ट में रह चुके हैं, वर्तमान में उनमें घरेलू हिंसा की जो भी घटना हुई उसकी वजह से वो अब साथ में नहीं रह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो कोई घरेलू हिंसा इसमें नहीं हुई मानी जाएगी, नहीं। तो घरेलू हिंसा अभी वर्तमान में नहीं भी रह रहे हैं दोनों व्यक्ति साथ में, तब भी ये घरेलू नातेदारी मानी जाएगी कि हाँ उस वक्त वो रहते थे जब घरेलू हिंसा हुई। जब वे समरक्तता, विवाह या दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है। यहाँ पे किस किस तरह से संबंधित है? चाहे समरक्तता, चाहे वो सगे भाई बहन हो, माता पिता, पिता पुत्र, कोई भी रिश्ता हो सकता है। विवाह द्वारा पति पत्नी हो सकते हैं, दत्तक ग्रहण द्वारा हो सकता है, इस तरह की कोई भी नातेदारी इसमें आ सकती है। या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य है। तो यहाँ पे अविभक्त कुटुंब के रूप में भी अगर वो रह रहा है, कुटुंब के सदस्य के रूप में रह रहा है, तब भी वो घरेलू नातेदारी में मानी जाती है। वापस देखिए, घरेलू नातेदारी होती है दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी। दूसरी बात है साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या पहले रह चुके हैं। अगली बात है चाहे वो किसी भी नातेदारी से संबंध हो, चाहे समरक्तता हो, विवाह हो या दत्तक हो। और इसके बाद है चाहे वो अविभक्त कुटुंब के सदस्य के रूप में रहते हो, तब भी घरेलू नातेदारी मानी जाएगी। अगली धारा देखते हैं हम, घरेलू हिंसा। डी फॉर, अभी हमने डोमेस्टिक रिलेशनशिप पढ़ा,
अब डोमेस्टिक वायलेंस की जो परिभाषा है वो धारा 3 में दे रखी है। बहुत बड़ी सी परिभाषा है, इसका प्री में और मुख्य परीक्षा दोनों में ही प्रश्न आता है लगभग। तो यहाँ पर इतना ही दिया गया है कि घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है। तो धारा 3 में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो डी में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस, 3 हमने पढ़ लिए। अब डी से एक आता है ड्रॉवरी, दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। तो दहेज को परिभाषित वहां किया गया है, यहाँ पर बता दिया है कि उस एक्ट में किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा एक्ट है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसके बाद डी पर जो परिभाषाएं थी वो खत्म हो गई। अब डायरेक्ट आती है एम पर। एम पे है मजिस्ट्रेट से उस क्षेत्र पर जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है, या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है, या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है। पूरा पढ़ लिया, लेकिन इसमें सारी बातें याद नहीं हुई। अभी एक एक बातों को याद करते हैं हम। पहली बात, मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट है? जिसकी स्थानीय अधिकारिता में या तो व्यथित व्यक्ति रहता है या फिर प्रत्यर्थी रहता है। तो व्यथित व्यक्ति रहता है तब भी उस एरिया का, उस स्थानीय अधिकारिता का मजिस्ट्रेट आएगा। अगर कोई प्रत्यर्थी रहता है तो उसका भी मजिस्ट्रेट आ सकता है, या फिर जहां घरेलू हिंसा हुई वहां का स्थानीय अधिकारिता का मजिस्ट्रेट भी आता है। तो इसमें 3 बातें हो गई, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, या फिर प्रत्यर्थी निवास करता है, या फिर घरेलू हिंसा हुई है। तो 3 बातें यहाँ पे हो गई। और सीआरपीसी में उस अधिकारिता का जो प्रयोग करने वाला जो फर्स्ट जेएम है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट है, वो अभिप्रेत है। यहाँ पर दूसरे मजिस्ट्रेट के बारे में नहीं बताया गया है, जैसे सीजेएम वगैरह नहीं। अगर कोई घरेलू हिंसा का मामला आता है तो वो मजिस्ट्रेट के पास में जाता है। तो यहाँ मजिस्ट्रेट से तात्पर्य है आपको जाना है फर्स्ट जेएम के पास में, और अगर वो महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट के पास में जाना है। अगली परिभाषा है चिकित्सीय सुविधा। चिकित्सीय सुविधा से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए। तो राज्य सरकार जिसको चिकित्सीय सुविधा मानती है, जिसको नोटिफाई करती है, वही सुविधा चिकित्सीय सुविधा मानी जाएगी। तो यहाँ पर एम पर हमने मजिस्ट्रेट पढ़ा, अब हम एम पर मेडिकल फैसिलिटी पढ़ रहे हैं। और फिर आएगा मॉनेटरी रिलीफ, धनीय अनुतोष यानी आर्थिक अनुतोष। अभी आपको नंबरिंग याद नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन परिभाषा क्या कहना चाह रही है वो आपको समझ लेना जरूरी है। जहां आप परिभाषा समझ लोगे उसके बाद में सिर्फ नंबरिंग वापस रिपीट कर सकते हो, लेकिन जब परिभाषा ही नहीं समझी तो सारा ज्ञान अधूरा सा रह जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं धनीय अनुतोष या आर्थिक अनुतोष। धनीय अनुतोष से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की इच्छा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी प्रकरण पर व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा। अब यहाँ पे हमने पूरी बात पढ़ ली, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल बात देखते हैं। जब किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जाती है, आवेदन करती है, और आवेदन के बाद में ये मांगती है कि उसे प्रतिकर दिलाया जाए, उसे खर्चा दिलाया जाए, भरण पोषण दिलाया जाए, और भरण पोषण का ऑर्डर मजिस्ट्रेट द्वारा कर दिया जाता है। तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा भरण पोषण उस व्यथित व्यक्ति को दिलवाया जाता है। तो यहाँ पर धनीय अनुतोष को हम समझते हैं मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति को दिलाता है। क्या दिलाता है? जो उसके उपगत व्यय हुए हैं और जो उसने हानि हुई है उसके संबंध में सारा खर्चा
प्रत्यर्थी को आदेश देता है मजिस्ट्रेट कि ऐसा खर्चा व्यथित व्यक्ति को दिया जाए। एक बार फिर से इस धारा को पूरा पढ़ते हैं। दंडनीय अनुतोष से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की इच्छा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी प्रकरण पर व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा। तो यहाँ पर आवेदन जब किया जाता है तो सुनवाई की जाती है। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि व्यथित व्यक्ति को कोई क्षति हुई है, हानि हुई है, तो मजिस्ट्रेट ऐसा आर्थिक अनुतोष का आदेश कर सकता है। तो हमने एम पे पढ़ा मेडिकल फैसिलिटी और मॉनेटरी रिलीफ। आगे बढ़ते हैं। एम पर परिभाषाएं जो थी वो खत्म हो गई। अब आती है एन, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अधिसूचना। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और अधिसूचित पद का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है विहित। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो नियम जहाँ पे भी विहित वर्ड आता है तो उस एक्ट में जो नियम बनाए गए हैं उसके द्वारा जो विहित किया गया है यानी बताया गया है वो सारा विहित होता है। तो हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद में पी पर परिभाषाएं शुरू होती है, प्रिस्क्राइब्ड, विहित। अब देखते हैं संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर की को हम धारा 8 में पढ़ेंगे। संरक्षण अधिकारी से धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है। तो धारा 8 में राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी नियुक्त करती है तो वही अधिकारी संरक्षण अधिकारी माना जाएगा। ये परिभाषा इतनी सी देर की, इसको डिटेल में 8 में पढ़ेंगे। अब प्रोटेक्शन अधिकारी आ गया है तो प्रोटेक्शन आदेश भी हम पढ़ेंगे। संरक्षण आदेश से धारा 18 के निबंधनों के अनुसार किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि धारा 18 से लेकर 22 तक हम आदेश पढ़ेंगे। इसमें 18 में संरक्षण आदेश हैं तो उसको वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने एम पर परिभाषाएं पढ़ ली। उसके बाद एन पर नोटिफिकेशन, फिर पी पर आगे हमने परिभाषाएं देखी, प्रिस्क्राइब्ड, प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब हम देखते हैं पी पर जो 3 परिभाषाएं थी खत्म हो गई। आर पर शुरू हो गई, रेजिडेंट ऑर्डर, निवास आदेश। निवास आदेश हम 19 में पढ़ेंगे। निवास आदेश से धारा 19 की उपधारा 1 के निबंधनों के अनुसार दिया गया कोई आदेश है। तो यहाँ पर भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, निवास आदेश को हम 19 में पढ़ लेंगे। फिर अब इम्पोर्टेंट परिभाषा जो आती है प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी का जो ऑपोजिट है व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा हमने पढ़ी थी पहली, एग्रीव्ड पर्सन, और अभी हम क्यू में पढ़ रहे हैं प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट। प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है। यहाँ पर वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है, चाहे वो अभी है चाहे वो पहले रहा है, और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, प्रत्यर्थी कौन है? वयस्क पुरुष सदस्य व्यक्ति है जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है। और वहां पे क्या था? व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी के साथ रह रहा था। यहाँ प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति के साथ में रह रहा है, जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अनुतोष चाहा है तो वो व्यक्ति प्रत्यर्थी माना जाता है। परंतु यहाँ की कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। यहाँ पर जो घरेलू नातेदारी में रह रही है और जिसने अनुतोष चाहा है, ये 2 बात बता दी, लेकिन एक बात और बताई है कि अगर कोई पत्नी है या कोई विवाह की प्रकृति की नातेदारी में रह रही है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, अब इस दौरान में अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होती है तो वो अपने पत्नी है तो अपने पति से, और इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उस पुरुष भागीदार से अपना जो भरण पोषण है वो
घरेलू हिंसा के में मांग सकती है और शिकायत फाइल कर सकती है, चाहे वो पुरुष भागीदार हो या उसके नातेदार हो। इसके बाद परिभाषा आती है सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता। आर पर 2 परिभाषाएं हैं, रेजिडेंस ऑर्डर और रेस्पोंडेंट। अब आती है सेवा प्रदाता की परिभाषा। सेवा प्रदाता हम धारा 10 में पढ़ेंगे। धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेत है। तो सेवा प्रदाता को भी हम 10 में पढ़ लेंगे। अब हमने अभी प्रत्यर्थी की परिभाषा पढ़ी। प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष सदस्य अभिप्रेत है, ये हमने देखा। तो ये केस आया हिरल पी हरसोरा बनाम कुसुम हरसोरा, कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। ये 2016 का केस है। इसमें जो पुरुष शब्द बताया गया है उसमें प्रत्येक व्यक्ति शामिल है। तो इसमें मान लो उसके घरेलू नातेदारी में सास, ससुर, ननद, बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो पुरुष शब्द की जगह व्यक्ति वर्ड लिख दिया जिसमें सारे व्यक्ति आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केस है। लिव इन रिलेशनशिप में भी भरण पोषण मांग सकती है। ये केस है ललिता टप्पू बनाम झारखंड राज्य, 2018 का केस है। इसमें जब हमने पढ़ा था परंतु में कि कोई विवाह की प्रकृति की कोई नातेदारी में रहती है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, तो वो भी घरेलू हिंसा में भरण पोषण मांग सकती है। तो यहाँ पर केस आता है ललिता टप्पू बनाम झारखंड राज्य। अगला है कृष्णा भट्टाचार्य बनाम सारथी भट्टाचार्य, ये 2015 का केस है। इसमें इस एक्ट के उपबंध न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को प्रभावित नहीं करते। वाइफ कैन बी एग्रीड पर्सन इवन आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन। अगर वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेकर भी अलग रह रही है फिर भी वो एग्रीड पर्सन मानी जाएगी। उस घरेलू नातेदारी, उसके घरेलू हिंसा उसके साथ हुई है, वो व्यथित व्यक्ति है, तो घरेलू हिंसा में अपना भरण पोषण ले सकती है और किसी प्रकार का उपचार प्राप्त कर सकती है। इस तरह से जो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री है वो इसको प्रभावित नहीं करती है। अगला केस कहता है कि वीडी भनोत बनाम सविता भनोत, 2012 का केस है कि यह एक्ट भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक्ट 2006 में लागू हुआ, तो क्या 2006 से पहले जो मामले थे उन पर ये बात लागू नहीं होती है? तो ये केस कहता है कि 2006 से पहले किसी महिला के साथ में कोई घरेलू हिंसा हुई है तो उन पर भी ये अधिनियम लागू होता है। तो हमने मुख्य जो केस लो थे वो हमने देखे। अब हम आगे देखते हैं। इसकी अगली परिभाषा है साझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड। ये बड़ी परिभाषा है, इस मुख्य परीक्षा में इसे पूछा भी गया है और आगे भी आने की संभावना है, तो इसे पूरा याद करें। साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है। तो यहाँ पर हम इसे टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला, साझी गृहस्थी क्या है? एक प्रकार की गृहस्थी है जहाँ कौन रहता है? व्यथित व्यक्ति भी रहता है और घरेलू नातेदारी में या तो वो अकेले रहता है या प्रत्यर्थी के साथ रहता है। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं पति पत्नी का। व्यथित व्यक्ति पत्नी हुई, तो वो या तो वो उस साझी गृहस्थी में अकेली रह रही है या फिर वो प्रत्यर्थी के साथ रह रही है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्त स्वामित्व या किराएदारी में है। तो या तो उनकी कोई ऐसी गृहस्थी आ गई, साझी गृहस्थी, या फिर कोई ऐसी संपत्ति है उनकी संयुक्त हो सकती है या पृथक हो सकती है, चाहे वो किराए पे ली हो चाहे उनके खुद के स्वामित्व की हो, तो उनमें भी अगर रह रहे हैं तो वो भी साझी गृहस्थी मानी जाएगी। या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है, या तो दोनों के स्वामित्व और किराएदारी में हो सकती है या फिर किसी एक के स्वामित्व या किराएदारी में हो सकती है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, हक, हित या साम्य रखते हैं। तो यहाँ पर चाहे उस संपत्ति में, उस जगह में जो गृहस्थी है, स्वामित्व उनका है, तो उनमें या तो दोनों रखते हैं अपना अधिकार या फिर उनमें से कोई भी एक रखता है, चाहे वो अधिकार रखता हो, हक रखता हो, हित रखता हो या साम्य रखता हो।
और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है। तो कोई अविभक्त कुटुंब है, उसमें जो रहते हैं वो भी ऐसी साझी गृहस्थी हो सकती है, जिसका प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यतीत व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित एक सदस्य है या नहीं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वो उसमें अधिकार, हक, हित है या नहीं है। लेकिन अगर वो अविभक्त कुटुंब का अंग है तो वो भी उसकी साझी गृहस्थी मानी जाएगी। एक बार वापस इसे देखते हैं, इसे टुकड़ों में बांटते हैं। सबसे पहला ऐसी गृहस्थी है जिसमें व्यतीत व्यक्ति और प्रत्यर्थी के साथ में या तो व्यतीत व्यक्ति अकेला रहता है या प्रत्यर्थी के साथ रहता है, तो वो एक गृहस्थी हो गई। दूसरा है उनकी जो दोनों की साथ में संयुक्त स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति है, कोई जगह गृहस्थी है, या फिर किसी ने किराए पे लिया है, किराए का घर ले लिया, पति पत्नी रह रहे हैं, किसी एक के नाम का हो सकता है या दोनों के संयुक्त नाम का हो सकता है, तो वो भी साझी गृहस्थी मानी जाएगी। और तीसरा कहता है कि वो दोनों उनमें से या तो दोनों एक साथ में उसमें कोई अधिकार रखते हैं या फिर अकेले कोई अधिकार रखते हैं और अधिकार, हक या हित रखते हैं, तो ऐसी गृहस्थी उनकी साझी गृहस्थी मानी जाएगी। और जो अविभक्त कुटुंब का अंग है तो वो भी साझी गृहस्थी मानी जाएगी। जब अविभक्त कुटुंब का अंग वो हो जाता है तो इस बात को ध्यान में नहीं लाया जाएगा कि उस प्रत्यर्थी का या व्यतीत व्यक्ति का उसमें कोई अधिकार, हक या हित है या नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये जो इस प्रकार की गृहस्थी जो होती है वो साझी गृहस्थी मानी जाती है। अगली परिभाषा है आश्रय गृह, शेल्टर होम। आश्रय गृह से ऐसा कोई आश्रय गृह अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो आश्रय गृह राज्य सरकार जिसे आश्रय गृह के रूप में, शेल्टर होम के रूप में अधिसूचित करती है तो वो ही आश्रय गृह माना जाता है। हमने पूरी परिभाषाएं देख ली, अब इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं हमने कौन कौन सी परिभाषा। पहले हमने एग्रीव्ड पर्सन की परिभाषा देखी, फिर सी पर हमने 3 परिभाषा देखी, चाइल्ड कंपनसेशन ऑर्डर और कस्टडी ऑर्डर। फिर डी पर 4 परिभाषाएं हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस और डॉवरी। फिर एम पर 3 परिभाषाएं, मजिस्ट्रेट, मेडिकल फैसिलिटी, मॉनिटरी रिलीफ। फिर एन पर नोटिफिकेशन और पी पर फिर 3 परिभाषाएं हैं, प्रिस्क्राइब्ड, प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑर्डर। उसके बाद आर पर 2 परिभाषाएं हैं, रेजिडेंस ऑर्डर, रेस्पोंडेंट। उसके बाद एस पर 3 परिभाषाएं हैं, सर्विस प्रोवाइडर, शेयर्ड हाउस होल्ड, शेल्टर होम। हिंदी में एक बार देखते हैं। पहला है व्यथित व्यक्ति, दूसरे में बालक, तीसरे में प्रतिकर आदेश, 4 अभिरक्षा आदेश, 5 घरेलू घटना रिपोर्ट, 6 घरेलू नातेदारी, 7 घरेलू हिंसा, 8 दहेज, 9 मजिस्ट्रेट, 10 चिकित्सीय सुविधा, 11 धनीय अनुतोष या आर्थिक अनुतोष, 12 अधिसूचना, 13 विहित, 14 संरक्षण अधिकारी, 15 संरक्षण आदेश, 16 निवास आदेश, 17 प्रत्यर्थी, 18 सेवा प्रदाता, 19 साझी गृहस्थी और 20 आश्रय गृह। कुल 20 परिभाषाएं हैं। एक बार फिर आप इस वीडियो को देखें और रिपीट करें, इन परिभाषाओं को अच्छे से याद करें ताकि जब भी कोई चाहे प्री का प्रश्न हो, इसमें आपको नंबरिंग भी पूछी जा सकती है प्री के प्रश्न में, तो आपको नंबरिंग याद रहे। और मुख्य परीक्षा हो तो इसमें मुख्य जो परिभाषाएं याद करने की है, पहली है व्यथित व्यक्ति की परिभाषा है, उसके बाद घरेलू घटना रिपोर्ट और घरेलू नातेदारी, ये 2 परिभाषाएं। घरेलू हिंसा को हम धारा 3 में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे वो इम्पोर्टेंट आ जाएगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट को पढ़ना है आपको, और धनीय अनुतोष क्या होता है उसको पढ़ना है। इसके बाद में प्रत्यर्थी की परिभाषा और साझी गृहस्थी की परिभाषा, ये कुछ 5-6 परिभाषा हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये मुख्य परीक्षाओं में आ सकती है, जबकि बाकी जो परिभाषाएं हैं वो प्री में आ सकती है।